जय हिंद दोस्तों। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक जो था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। चलिए सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, किस स्थल के दुर्ग, मान कि दुर्ग मतलब क्या होता है सर? किला। दुर्ग और नगरों, नगर जो थे, दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, और दुर्ग की अलग से किलाबंदी किए जाने का साक्ष्य मिलता है तो बनवाली का। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी के वो कौन सा जगह जो है, जो दुर्ग मान के किला, फोर्ट और नगर दोनों एक ही रक्षा जो था, रक्षा के लिए क्या, डिफेंस के लिए प्राचीर से घिरा हुआ, दीवार से घिरा हुआ और अलग ही किलाबंदी किए गए का साक्ष्य मिलता है। ऐसा जो जगह था सिंधु घाटी का, तो बनवाली ही देखने को मिलता है, बनवाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख सड़क को क्या कहा जाता था? तो प्रथम सड़क या राजपथ के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? तो मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ के नाम से मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क को कहा जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। वो कौन सा हड़प्पा कालीन जो नगर है जहाँ की सड़कें को पक्का किए जाने का प्रयास किया गया? तो कालीबंगा का, है ना। कहाँ के हड़प्पा कालीन जो नगर है वहाँ की सड़क पक्की किए जाने का प्रयास किया गया? तो कालीबंगा का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस स्थल से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिलता है? लकड़ी पर हम लोग देखते हैं कंक्रीट का ढला हुआ, लेकिन हड़प्पा कालीन जो जगह था वहां पर नाली का जो ढका गया था, ढक्कन किसका बना हुआ था? लकड़ी का। यह कहाँ देखने को मिलता है? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में क्या, नगर का जो था सड़क को पक्की बनाने का प्रयास किया गया था, और लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा से। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किस पद्धति के आधार पर हुआ? तो जैसे चेस बोर्ड होता है ना, जैसे शतरंज का चौरस देखते हैं ना, वैसे ही आपको हड़प्पा के जो नगर है उसको कैसे बनाया गया है? चेस बोर्ड की तरह। चेस बोर्ड ये खंड खंड की तरह, खंड खंड की तरह बनाया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और किस पद्धति का प्रयोग किया था उसमें? तो ग्रिड पद्धति का। किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है, ग्रिड पद्धति का। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों में दुर्ग का साक्ष्य किस किले तक मिलता है? तो हड़प्पा कालीन जो नगरों में जो दुर्ग जो था उसका साक्ष्य किस टीला से प्राप्त होता है? तो पश्चिमी टीले पर मिलता है। पश्चिमी टीले पर आपको देखने को मिलता है क्या? तो हड़प्पा कालीन नगरों में इस दुर्ग का साक्ष्य किस टीले से प्राप्त होता है? तो पश्चिमी टीले से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। नगर क्षेत्र के नगर क्षेत्र के साक्ष्य कौन से टीले से प्राप्त होता है? तो पूर्वी टीले से। तो नगरीय क्षेत्र का टीला की जानकारी हमें कहाँ से? पूर्वी टीला। तो नगरीय क्षेत्र का कहाँ? तो पूर्वी टीला और नगर वाला क्षेत्र का विकास मिलता है। और पश्चिमी टीला का क्या है? तो नगरों के दुर्ग के साक्ष्य मिलता है, नगरों के दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। तो दुर्ग का साक्ष्य कहाँ से? पश्चिमी टीला में। है ना। नगरों का टीला, नगरों का जो टीला जो है, नगरों का साक्ष्य का टीला पूर्वी टीला की ओर से मिलता है। क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आवासीय, रेसिडेंटियल, अब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेसिडेंटियल सिंधु घाटी रेसिडेंटियल क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से? तो पूर्वी टीला के नगर क्षेत्र से मिलता है। तो पूर्वी टीले के नगर जो क्षेत्र था रेसिडेंटियल, सिंधु घाटी सभ्यता का ये साक्ष्य मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल का दुर्ग, किला और नगर क्षेत्र दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? कालीबंगा के, है ना। किस हड़प्पा कालीन जो स्थल का दुर्ग जो बताएंगे, जो नगर क्षेत्र दोनों रक्षा के प्राचीर से घिरा हुआ था? कालीबंगा, कालीबंगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। दुर्ग के विभाजीकरण के साक्ष्य कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो दुर्ग का द्विविभाजीकरण का जो प्रयास किया गया साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से।
क्योंकि भाई वहां पर जो दुर्ग और नगर का जो रक्षा के लिए प्राचीर से घिरा होता कालीबंगा और द्वीप विभाजनी के, अब जानते हैं तो मान कि दो विभाग तो दीवार घटेगा तो एक साइड इधर हो गया एक साइड ये हो गया, तो इसी को द्वीप विभाजीकरण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से प्रयास मिलता है। आगे क्वेश्चन, किलाबंदी के साक्ष्य किस स्थल पे नहीं मिलता है, किलाबंदी का साक्ष्य, तो किलाबंदी कहाँ से नहीं मिलता है, चूहदड़ों से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में किलाबंदी का साक्ष्य किससे नहीं मिलता है, चूहदड़ों से नहीं मिलता है, किलाबंदी का साक्ष्य कहाँ से, तो कालीबंगा से मिलता है। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों को नगरीय क्रांति के संज्ञा दिया है, सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक ऐसे होंगे जो सर्वप्रथम हड़प्पा नगरों को नगरीय क्रांति के संज्ञा प्रदान किया था, तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा, गार्डन चाइल्ड के द्वारा ये प्रयास किया गया था, ये बोला गया था, प्रयास नहीं ये बोला गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय क्रांति का रूप है, यह गार्डन चाइल्ड के द्वारा बताया गया था, गार्डन चाइल्ड बता देंगे। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो नगर में छोटी सड़कें जहां मुख्य सड़क और प्रथम सड़कों से मिलती थी, प्रथम को राजमार्ग कहा जाता था, उसको क्या नाम दिया गया, ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से, ये तो क्वेश्चन देखते ही आदमी बहुत ही दिमाग में हंटिंग करे कि भाई ये क्या, और फिर ऑक्सफोर्ड सर्कल क्या है, पढ़े ही नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड सर्कल क्या था, तो मोहनजोदड़ो के छोटी सड़कें जहां सड़कों या प्रथम सड़कों से मिलती थी उसे क्या बोला गया, ऑक्सफोर्ड सर्कल। अब समझिएगा, जैसे कि चौराहा जानते हैं ना, जहां पर चार जगह से रास्ता आकर मिलता है उसी को चौराहा, तो ये हो गया ना ऑक्सफोर्ड सर्कल के रूप में, ऑक्सफोर्ड सर्कल के रूप में कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के ईंट की आकृति कैसी थी, तो चरभुजाकार थी, आज भी चरभुजाकार चरभुजाकार है, चौरस की तरह है। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की ईंट की भी आकृति कैसी थी सर, तो चरभुजाकार था। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जानते हैं क्या बताया गया, जानने का प्रयास कीजिएगा। मेसोपोटामिया के सारगोन काल का पीरियड बताएंगे, मेसोपोटामिया के सारगोन काल का कालखंड क्या है, 2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व को सारगोन सारगोन काल कहा जाता है। मेसोपोटामिया के में सैंदो सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त होती है, सैंदो सभ्यता की सबसे अधिक मेसोपोटामिया के किस कालखंड में, सारगोस कालखंड में मिलती है। कंप्लीट हो गया, अर्थात इस युग में भारत के सबसे ज्यादा व्यापार किससे हुआ करता था, तो सबसे ज्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से हुआ है, मेसोपोटामिया के। ठीक है, जो सारगोन काल का विभाजन जो किया गया है 2400 से लेकर 1750 में, जो मेसोपोटामिया के साथ सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था। समझिए आगे देखेंगे, फारस की खाड़ी पर में जो स्थित है फैलाक फैलाक द्वीप, तो क्वेश्चन पूछेगा ना ये फैलाक द्वीप किस खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी में, फैलास द्वीप, फ से फैलास फ से फारस से सिंधु लिपि में लिखे लेख वाली सेलखड़ी के वृत्तकार मोहर का साक्ष्य मिलता है। तो वृत्तकार वृत्तकार मोहर का साक्ष्य ये जो है फारस की खाड़ी में स्थित जो है द्वीप का नाम फैलाक द्वीप में, ये सिंधु लिपि की जो लिखित जो लिपि जो है किससे, तो सेलखड़ी की वृत्तांत मिलती है, चित्र मोहर मिलती है, कहाँ से, तो वर्गकार से मिलती है, वर्गकार इसका आकृति थी, कहाँ से, फारस में स्थित फैलाक द्वीप से सिंधु लिपि के लिखित लेख जो सेलखड़ी के वृत्तकार मोहर के साक्ष्य मिलता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे, घबराना नहीं है, प्यार से समेटते चलना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के उपनगर से, मेसोपोटामिया के उपनगर से हड़प्पा मूल तांबे का श्रृंगदान, तांबे का श्रृंगदान, तांबे का श्रृंगदान मिलता है मेसोपोटामिया सभ्यता के उर नगर से, उर नगर से क्या मिलता है भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता की उर नगर से हड़प्पा मूल के तांबे का श्रृंगारदान मिलता है, श्रृंगारदान मतलब जो श्रृंगार जो किया जाता है उसी को श्रृंगारदान,
ठीक है ना, ये मिलता है यहाँ से। किस नगर से, किस नगर से, उर नगर से। उर नगर कहाँ की सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की जगह था। वहीं से तांबे का सिंगरदार मिलता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलमुन, दिलमुन को क्या बोलते हैं, बहरीन द्वीप। दिलमुन ये जगह जो है बहरीन द्वीप को हाथियों का देश कहा गया है। हाथियों को देश किसे, तो दिलमुन, दिलमुन जो बहरीन के हाथियों का देश कहा जाता है, हाथियों का देश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जहाँ साफ सुथरे नगरों वाला नगर और सूर्योदय का क्षेत्र की संज्ञा प्रदान किया गया है। बात समझ में। तो दिलमून जो कहा बहरीन द्वीप में स्थित है, जिसे हाथियों का देश, हाथियों का देश कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में साफ सुथरे नगर वाला और बोला गया है, सूर्योदय का स्थल बोला गया है, दिलमून को बोला गया है। याद रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं। मेसोपोटामिया के लिपि जो लेखों में, मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला का प्रयोग किया गया है। तो मेहुला जो है, मेहुला को नाविकों का देश प्रदान किया गया है। मेहुला का संकीर्ण सिंधु क्षेत्र जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो मेहुला शब्द जो प्रयोग किया गया है किसके लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो नाविक जो थे उसके लिए ये मेहुला शब्द प्रयोग किया गया है। किस क्षेत्र के लिए, तो मोहनजोदड़ो के लोगों के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, मेहुला, मेहुला, मेहुला। हो गया। आगे देखेंगे। सेंदो सभ्यता, जो सेंदो सभ्यता के लोग ने अफगानिस्तान के सुतकोई घई में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित किया था। वाणिज्य बस्ती स्थापित किया, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य एशियाटिक बस्ती के नाम से जाना गया। तो सेंधो जो सभ्यता के जो लोग अफगानिस्तान में अपना वाणिज्य बस्ती बनाए थे, है ना, व्यापारिक कोठी बनाए थे, तो उसको क्या बोला गया, तो मध्य व्यापारिक बस्ती के नाम से बोला गया। अफगानिस्तान के कौन सा जगह, सुतकोई घई में, सुतकोई घई में किया गया था। हो गया। चलिए सर आगे समझिएगा। आगे क्वेश्चन है, सिंधुवासी का मुख्य काम क्या था, तो ये कृषि करना था। ऑप्शन में रहेगा पशुपालन, व्यापार, लेकिन मुख्य काम क्या था, कृषि करना था, कृषि करना। सिंधुवासी का प्रमुख काम क्या था, कृषि करना था, कृषि करना था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के मुख्य फसलें कौन थी, तो गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे परिचित थे। ठीक है, बताएंगे आप लोग। सिंधुवासी किस धातु 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 सा से परिचित थे, सिंधुवासी किस धातु से परिचित थे, उस धातु का नाम क्या है, तो लोहा। याद रखेंगे, लोहा धातु से परिचित थे। परिचित थे या नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। और कहाँ के परिचित है, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहा धातु से परिचित थे, लेकिन लोहा से सिंधुवासी के लोग परिचित नहीं थे। तो किस धातु से परिचित है, तो तांबा से धातु, तांबा, तांबा। ठीक है, तांबा से परिचित ले से। आगे देखेंगे। सेंधोवासी को कुल कितनी फसलों का ज्ञान था, तो 9 किस फसलों का ज्ञान था, है ना। आज देखते हैं इतना सारा चीज फसल उगाया जाता है, लेकिन सेंधोवासी को कितने फसल की जानकारी था, तो 9 फसलों की जानकारी उन लोगों के पास। आगे देखिएगा। सेंधो सभ्यता ने किस स्थल से हड्डी के बनी सुई की प्राप्ति हुई, हड्डी की बनी हुई सुई की प्राप्ति मिलती है। हड्डी के बना हुआ सुई की प्राप्ति कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से हुए। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों को टीला या पर्वतों को टीला या भूतों को टीला। तो हड्डी की प्राप्ति, हड्डी की जो है सुई कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलती है, तो लोथल। चावल का साक्ष्य पूछेगा ना, तो लोथल। धान के भूसी कहाँ से, रंगपुर से। धान के भूसी भी पूछता है तो रंगपुर से। और चावल का साक्ष्य कहाँ से, तो लोथल से। मटर, तिल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता था, हड़प्पा। तब मटर की और तिल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आपको हड़प्पा से मिलता है, हड़प्पा से। आगे क्वेश्चन देखिए। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का प्रयास कहाँ से हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता जो और मोहनजोदड़ो
से मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विश्व में कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कपास की जानकारी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किन किन पशुओं का चित्र नहीं मिलता है? ठीक है ना। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरे से उस पर कौन पशुओं का चित्र नहीं मिलता है? नहीं पूछ रहा है, गाय का नहीं मिला है, ऊंट का नहीं मिला है, घोड़ा का भी नहीं मिला है। देखेंगे घोड़ा के भी नहीं मिला है। देखो क्वेश्चन हड्डी मिला हुआ है, घोड़ा देखिए ये टीचर वाला एग्जाम हुआ था ना सर, उसमें पूछा हुआ था क्या इसमें से घोड़ा के चित्र की मिले, वो घोड़ा का हड्डी मिला हुआ था, हाँ मिलता है। ठीक है, गाय का चित्र, गाय का मिला हुआ था, हड्डी नहीं मिला हुआ है। लेकिन गाय का चित्र और ऊंट और घोड़ा, घोड़ा के तो हड्डी मिला हुआ, लेकिन मोहर पर गाय की चित्र नहीं मिलता है, न कि ऊंट का, न ही घोड़ा का चित्र नहीं मिलता है। ये बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा। वह कौन सी हड़प्पा कालीन जो नगर पशुपालकों का केंद्र था? नेसदी था। वह हड़प्पा कालीन जो जगह बताएंगे जहां पर पशुपालकों का केंद्र माना गया है, तो नेसदी को बोला गया। नेसदी क्या था भाई? तो हड़प्पा सभ्यता का पशुपालन का केंद्र था नेसदी था। ठीक है, आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सी थे? तो वस्त्र उद्योग था, है ना। कपास की जानकारी था, तो वस्त्र उद्योग जो था यहाँ प्रमुख उद्योग में था। कृषि में देखो, कृषि कार्य में पूछेगा तो कृषि में प्रमुख काम क्या? कृषि। अब प्रमुख उद्योग क्या था? तो उद्योग। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। मातृ जिस जिस समाज में मातृता का प्रधान हो वही मातृता से प्रधान हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 4 वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा समाज जो था कितने वर्ग में विभाजित था? तो 4 वर्गों में। कौन? तो विद्वान या पुरोहित बोले तो, योद्धा और व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभाजित था। तो विद्वान या पुरोहित को एक जगह रखा गया है, और योद्धा को एक दो हो गया, और तीसरे का शिल्प और शिल्प व्यापार, शिल्पकार और श्रमिक, ये 4 भागों में विभाजित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि हड़प्पा सभ्यता के वर्ग जो है कितने वर्ग में समाज में बांटा गया था? तो 4 वर्ग में समाज में बांटा गया था, है ना। 4 वर्गों के समाज में हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था। आगे देखेंगे। किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलता है? किस जगह से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है? देखो सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सूती वस्त्र की जानकारी। और कपास के केंद्र कहाँ तक? तो कपास उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कपास उगाने का साक्ष्य देख रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। आगे देखेंगे। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? हाथी के दांत कहाँ से मिलता है गुरु? तो लोथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिलता है भैया? तो ये आपको लोथल से मिलता है, लोथल से। याद रखेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से समझते चलना है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिएगा। सेंधो नगर के प्रमुख बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछता है बंदरगाह के बारे में, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, बंदरगाह के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। लोथल बंदरगाह, तो ये भोगवा या साबरमती के संगम पर है, ये जो खंबात की खाड़ी में है। ठीक है। भगत राव किम नदी का, भगत राव जो है पूछेगा, भगत राव सेंधो स्थल का क्या नगर था? तो ये बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह था, हाँ बिल्कुल था। लोथल किस नदी? तो भोगवा नदी के संगम पर। अब भगत राम क्या है? सिंधु स्थल का, तो ये भी आपको नगर है जो आपको बंदरगाह है, बंदरगाह नगर है, जो कीम नदी के किनारे, कीम नदी का भगत राम का। उसके बाद प्रभास पाटन, प्रभास पाटन हिरण्य नदी का, प्रभास पाटन किस नदी किनारे बाबू? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आपको हिरण्य नदी के तट पर आपको प्रभास पाटन जो बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सुतकेंदुर जो है आप कहाँ? सुतकेंदुर जो है दस्तक दस्तक या दशक या दसमिक दसमक नदी या मरकन तट पर बसा हुआ है। सुतकेंदुर जो है दशक या दसमक नदी, इसे याद रखेंगे, ये बंदरगाह है।
मेघम, मेघम बंदरगाह जो है, मेघम बंदरगाह कहाँ का? तो ये नर्मदा के तट पर, नर्मदा के तट पर है। बालकोट, बालकोट का बिंदार नदी के किनारे पर, बिंदार नदी। बालकोट किस नदी है? तो बिंदार नदी। बालकोट का बिंदार नदी। चलिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर, भगतराव कीम नदी पर, प्रभास पाटन हिरण्य नदी पर, सुल्तान रोड दस्तक नदी पर, और मेघम नर्मदा नदी के, बालकोट बिंदार नदी के। ठीक है, हो गया। आगे देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए देखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको बताएंगे इसमें। सैंधव-कालीन प्रमुख आयातित वस्तु, है ना, आयात जो किया जाता था, परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, है ना, वस्तु आयात किया जाता था। ठीक है ना, सोना कहाँ से? तो सोना अफगानिस्तान और फारस और कर्नाटक के कोलार की खानों, जो मैसूर से आयातित वस्तु था। कौन कौन से वस्तु में? तो सोना कहाँ से? तो अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक के कोलार से ये व्यापारी जो था। आगे बात करते हैं चांदी का। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, चांदी का व्यापार कहाँ से किया जाता था? तो चांदी का व्यापार जो किया था ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चांदी का व्यापार कहाँ से? तो ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा का देखिए, तांबा का बलूचिस्तान और खेतड़ी राजस्थान से। तांबा का व्यापार कहाँ से किया जाता था? तो बलूचिस्तान से और खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है। तांबा के देखिएगा तो अफगानिस्तान से, ईरान, ईरान को मध्य एशिया बोला गया है, यहीं से आर्य लोग आए हुए हैं। तो टीन का व्यापार कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा का व्यापार कहाँ से? तो बलूचिस्तान, खेतड़ी से। लाजवर्थ मणि, है ना, लाजवर्थ मणि जो था, जिसे नील 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 रत्न कहा गया है। लाजवर्थ मणि को क्या बोला गया? नील रत्न बोला गया है। बदख्शां, बदख्शां जो अफगानिस्तान में पड़ता है और मेसोपोटामिया के साथ नील रत्न का इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे, फिरोजा, फिरोजा, फिरोजा वस्तु है। फिरोजा कहाँ से? तो ईरान से इसका आयातित किया जाता था। फिरोजा कहाँ से? तो ईरान से। शिलाजीत जो हिमालय क्षेत्र से, है ना, हिमालय क्षेत्र से। ऐसे बोला जाता है, हिमालय में जो पसीना आती है उसे, है ना, पसीना आता है, हिमालय जो पिघलता है, पसीना आता है ना, तो उसमें ये शिलाजीत ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है ना, ये उत्तेजक पदार्थ है। आगे देखिएगा, शीशा, शीशा का व्यापार कहाँ था? तो राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान से किया जाता था। राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान से शीशा का व्यापार किया जाता था, शीशा का व्यापार किया जाता था। सेल खड़ी, सेल खड़ी का व्यापार कहाँ से? तो राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से सेल खड़िया, सेल खड़ी का कहा? तो राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से किया जाता था। चलिए, शंख और कौड़िया, शंख और कौड़िया देखें ना, छोटे छोटे बच्चे ये कौड़ी पहना जाता है, छोटा छोटा ऐसे रहता है, तो उसको सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत से, साउथ इंडिया तक है। शंख और कौड़ी का व्यापार जो किया जाता था, शंख और कौड़ी का व्यापार सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में किया जाता था। हरित मणि, हरित मणि का दक्षिण भारत में, हरित मणि का व्यापार किया जाता था दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। हरित मणि का दक्षिण भारत में। गोमेद मन का गुजरात में, गोमेद का, गोमेद मन का बनाने हेतु कहाँ से? तो गुजरात में। इसे याद रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देखना है। ठीक है, पेन डाउन भी करते चलना है, दिमागों में पेन डाउन दिमाग में करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सुनिएगा, क्या आप जानते हैं सर? चलिए जानते हैं, क्या बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के विषय में विभिन्न विद्वानों का मत अलग अलग है ना। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते हैं, और बहुत सारे लोग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अपने बात रखे हुए थे। व्हीलर के द्वारा क्या बताया गया? हड़प्पा हड़प्पावाई जो क्षेत्र के शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक था। तो क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा का जो वहां पर शासन व्यवस्था मध्य वर्गीय जनतांत्रिक था, यह किसका स्टेटमेंट है? तो व्हीलर महोदय के। व्हीलर महोदय के क्या बोले हुए थे? तो व्हीलर महोदय ने बोला हुआ था, हड़प्पा का जो शासन व्यवस्था चल रहा था ना, मध्य माध्यमिक जनतांत्रिक था। हड़प्पा का जो शासन व्यवस्था चल रहा था, तो कैसा शासन व्यवस्था था? तो मध्य वर्गीय जनतांत्रिक के द्वारा ये बात बोले हुए थे, चल रहा था शासन व्यवस्था। व्हीलर महोदय का यह मत था, यह सोच था। मैके,
मैके के द्वारा क्या बोला, मैके मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था एक प्रतिनिधित्व शासन के हाथ में था। तो मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था एक प्रतिनिधित्व के हाथों में था। तो ये किसका स्टेटमेंट था, तो मैके के द्वारा। तो मैके महोदय ने क्या बोला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो के शासन का एक प्रतिनिधित्व शासन के हाथों में हुआ करता था, ये मैके के द्वारा बोला गया है। आगे देखिए, हंटर हंटर के द्वारा क्या बोला, हंटर के द्वारा बोला गया मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था जो चल रहा था ना, राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो क्वेश्चन पूछेगा, मोहनजोदड़ो का जो शासन व्यवस्था चल रहा था तो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो ये कौन बोला है, तो हंटर महोदय ने। तो जनतंत्रात्मक में तो जनतांत्रात्मिक जो बोले हुए थे व्हीलर महोदय, जो मध्यविक वर्ग के द्वारा चलाया जाता है जनतांत्रिक। और राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक कौन, हंटर महोदय के द्वारा बोला गया है। स्टूट पीगत के द्वारा क्या बोला, हड़प्पा क्षेत्र के शासन पर पुरोहितों वर्ग का अधिकार था। यही स्टूट पीगत जो थे, इसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा नगर बोला हुआ है स्टूट पीगट। इस नाम याद रखेंगे, स्टूट पीगट का नाम याद रखेंगे। क्या बोला हुए थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा नगर बोला हुआ था कौन, स्टूट पीगट। और स्टूट पीगट ने क्या मत दिया है, यहाँ का शासन व्यवस्था जो चल रहा था पुरोहित वर्ग के अधिकार में था, पुरोहित जो थे उसी के हाथ में ये चल रहा था। आगे देखेंगे, आर्य शर्मा का क्या मत था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम ध्यान व्यापार और वाणिज्य पर दिया था, अतः शासन व्यवस्था संभवतः वाणिज्यिक वर्ग के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में था, ठीक है ना। इसलिए वाणिज्यिक हाथ में था। इसका कहने का मतलब किसका था, तो ये आर एस शर्मा का यह स्टेटमेंट था, ये बात सोच था। बात समझ गए। व्हीलर महोदय ने क्या बोला हुआ था, मध्य वर्गीय जनतांत्रिक। मैके ने क्या बोला था, प्रतिनिधित्व शासन के हाथों में था। मोहनजोदड़ो का जो शासन व्यवस्था जो चला था प्रतिनिधित्व शासन के हाथ में मैके। हंटर ने क्या बोला था, तो जनतंत्रात्मक न होकर राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक। स्टूट पीगट ने क्या, हड़प्पा प्रदेश के शासन जो पुरोहित वर्गों के हाथ में था। आर्य शर्मा का क्या हुआ, तो यहाँ पर व्यापारिक जो लोग का था, व्यापारी के हाथ में, वाणिज्य वर्गों के हाथ में था। इसे ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है। चलिए सर आगे बात करते हैं। अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो अग्निकुंड का लोथल और कालीबंगा से यज्ञ वेदियों का, वेदी जो बनाया जाता है वेदी, है ना, यज्ञ वेदियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा। यज्ञ कुंड का साक्ष्य क्या होता है, तो लोथल से। यज्ञ कुंड का कहाँ से बाबू, तो ध्यान रखेंगे इसको, अग्निकुंड की जानकारी हमें लोथल से मिलता है, और यज्ञ वेदियों की जानकारी कहाँ से, तो कालीबंगा से मिलता है। हड़प हाँ, कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तब मोहनजोदड़ो से मिलता है। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से कि हड़प्पा से मिलता है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं करना है सर, क्योंकि यह कब्रिस्तान की बातें जब आएगा कि भाई मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, तो दिमाग आप पर उस पर चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है। युगल सावधान माने कि एक साथ दो लाश को साक्ष्य की जानकारी कहाँ से मिलती है ना, तो लोथल से मिलता है। लोथल से 200, तो लोथल से 2, और कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा मतलब कि लोथल से 3, नहीं यहाँ पर तो जुगल 100 का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, उसको 3 भी बोल सकता है, जुगल 2 और 3 आपको कहाँ से, लोथल से। ई को कहाँ से 100 की मिलता है, एकल सावधान की बातें, तो कालीबंगा से। एकल सावधान की बात कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। युगल और 3 100 की साक्ष्य क्या मिलते, तो लोथल से मिलता है। आगे देखेंगे, कौन से हड़प्पा कालीन जो स्थल से कलश सावधान का साक्ष्य मिलता है, कलश में कलसा में डालकर उसको सावधान किया जाता था, तो मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हड़प्पा कालीन जो स्थल का नाम बताएंगे जहां पर कलसा में सावधान किया जाता था,
तो मोहनजोदड़ो और सुतकोटदा बता दीजिएगा ना। मोहनजोदड़ो और सुतकोटदा में क्या किया जाता था, यहाँ पर लाश को कलसा में सावधान का साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है। कब्रिस्तान देख रहे हैं ना, कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है, कहाँ से? तो कब्रिस्तान के प्रमाण मिलता ही नहीं है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य की जानकारी नहीं मिलता है। और वही कब्रिस्तान R37 की जानकारी कहाँ से? हड़प्पा से मिलती है। मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से मिलती है। कब्रिस्तान R37 की जानकारी कहाँ से मिलती है, यहाँ पर बात किया था, तो हड़प्पा से मिलता है। आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मालिकों के साथ कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो रोपण से मिलती है। हड़प्पा के साथ मतलब कि हड़प्पा का वो कौन सा जगह था, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो रोपण से मिलता है, रोपण से मिलता है, रोपण से मिलता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार की वो कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित थी, तो पूर्ण समाधिकरण। हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सी सभ्यता संस्कृति की और संस्कार जो विकसित था, तो पूर्ण समाधिकरण की विधि प्रक्रिया था। आगे बताइए। योगी और पुरोहित की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिलता था, योगी और पुरोहित का मूर्ति का साक्ष्य कहाँ, मोहनजोदड़ो से, है ना। योगी और पुरोहित का मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। आंशिक सावधान का प्रमाण, आंशिक मन की आंशिक मन की कुछ शरीर जला, कुछ नहीं जला, तो ये कि आंशिक समाधान के आंशिक समाधिकरण नहीं होता है। आंशिक समाधिकरण देखो ये उस समय था, मन की कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया तो उसको क्या होता है कि दफना दिया भी जाता था, कोई खुला में छोड़ दिया था तो उसको खाने के लिए जीव जंतुओं के, ठीक ना, वही हो गया आंशिक समाधिकरण की जानकारी कहाँ से मिलती है, बहावलपुर से मिलती है। बहावलपुर से क्या मिलती है, तो आंशिक समाधान की जानकारी मिलती है। आगे देखिए। स्त्रियों के साथ बच्चों के दफनाए जाने के साथ क्या मिलता है, स्त्रियों के साथ बच्चों के दफनाए जाने के साथ, स्त्रियों के साथ बच्चों के साथ दफनाए जाने के साथ कहाँ मिलती है, तो आपको हड़प्पा से मिलती है। स्त्रियों के साथ बच्चों के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलती है, तो हड़प्पा से मिलती है। स्त्रियों के साथ बच्चे दफनाए का कहाँ से साक्ष्य, तो हड़प्पा से। आगे देखेंगे। ईंटों के भाठे का साक्ष्य कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से, है ना। ईंटों के भाटा और हड़प्पा कालीन जो स्थल का कहा, ईंटों के भाटा की जो है हड़प्पा कालीन जो जगह का नाम बताए वहां से मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से ईंटों के भाटा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयातित करते थे, अभी तो ऊपर देखे थे कर्नाटक के कोलार खान मैसूर में, है ना। KGF मूवी आया था ना, उसी पर ज्यादातर उपाधि किया जाता है कर्नाटक में। आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का साधन क्या था, वस्तु विनिमय, मान कि आपके पास गेहूं है तो धान ले दीजिए, धान है तो गेहूं दे दीजिए, यही वस्तु विनिमय था। आगे देखिए। सीप उद्योग का केंद्र कहाँ था, तब बालाकोट और लोथल था, बालाकोट और लोथल था। सीप उद्योग का केंद्र कहाँ था सर, तो सीप उद्योग का केंद्र कहाँ विकसित किया गया था, बालाकोट और लोथल में विकसित किया गया था। बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग का केंद्र विकसित किया गया था। आगे हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्थ मणि का आयातित कहाँ से किया जाता था, तो अफगानिस्तान से किया जाता था। तो याद रखेंगे। अफगानिस्तान से क्या व्यापार था, लाजवर्थ जिसे नीलम बोलते हैं, तो नीलम का व्यापार कहाँ से, तो अफगानिस्तान। 10 बक्स 10 बक्सा 10 बक्स ये जगह पड़ता है था, लेकिन ये याद रखेंगे अफगानिस्तान से क्या किया जाता था, लाजवर्थ मणि का उपयोग जिसे नीलम बोला जाता था। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में होने वाले वस्तु में से वह कौन से बिचौलिया की भूमिका अदा करता था, है ना। बिचौलिया की भूमिका में मतलब कि व्यापार का केंद्र कहाँ था, तो यही बहरीन। बहरीन को क्या बोला, तो दिलबुन, हाथियों का देश बहरीन को बोला गया। सूर्योदय का देश, तो यही बहरीन को बोला गया। साफ सुथरी नगरी बहरीन को बोला गया। और ये बिचौलिया का काम करता था। सिंधु घाटी यहाँ पर, और ये मेसोपोटामिया का जगह था, बहरीन का दिलमुन जो था मेसोपोटामिया, यहीं पर व्यापार वस्तु विनिमय की प्रणाली किया जाता था, व्यापार लोग करते थे लोग यहीं पर, तो बिचौलिया काम यही करता था। आगे देखेंगे। हड़प्पा
मूल का तांबे का श्रृंगदान कहाँ से मिलता है? तो आपको मेसोपोटामिया के उर नगर से मिलता है ना? तांबे का सिंगारदान, श्रृंगार करने वाला पेटी की जानकारी कहाँ से? तो उर नगर से मिलती है, उर नगर से। स्वास्तिक चिन्ह से युक्त मोहर है, स्वास्तिक के चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। हम्म, ऐसे ही बनाती है, इसको ऐसे आ जाएगा, जेड ऐसे कर दिए, हो गया। यही स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है, कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो से इसकी जानकारी मिलती है। तांबे, चांदी और तांबा, चांदी और तांबा जो था हड़प्पा के लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा और टीन अफगानिस्तान से, तांबा और टीन अफगानिस्तान से, तांबा टीन अफगानिस्तान ईरान से व्यापार हुआ करता था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, एक श्वेत पसाड़ से, मतलब कि श्वेत पसाड़ का मतलब कि एक पत्थर मतलब कि उजला पत्थर से निर्मित मानव मस्तिष्क का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। एक सफेद जो है पत्थर से मानव मस्तिष्क का साक्ष्य कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। मानव मस्तिष्क का साक्ष्य कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। संयुक्त पशु मूर्ति, पशुपति, पशु मूर्ति, अच्छा पशु मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। संयुक्त पशु मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। संयुक्त पशु मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। दो सर रहित प्रस्तर मूर्तियां का साक्ष्य कहाँ मिल सकता है? दो सर रहित मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो दो सर रहित मूर्ति आपको हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा से दो सर वाला मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो दो सर वाला मूर्ति हड़प्पा से मिलती है, हड़प्पा से। बहुत इंपॉर्टेंट ये VVI क्वेश्चन है। क्या? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिलती है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो आपको मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। दो सर वाला मूर्ति कहाँ? तो हड़प्पा से। पशु मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से। सफेद पत्थर पर मानव मस्तिष्क का चित्र कहाँ से मिलता है? तब मोहनजोदड़ो से। नर्तकी के चिन्ह मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में धातु मूर्तियों के निर्माण में वो कौन से विधि का उपयोग किया जाता था? मधु उस्तिच विधि का, मधु उस्तिचित विधि का प्रयोग किया जाता था, जो धातु निर्माण के लिए प्रयोग में लिया जाता था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस पशु की सबसे अधिक चित्र मिलता है? मृत भांड वाला किसका चित्र मिलती है? साच है तो कुब्बड़ वाला बैल या वृषण। तो हड़प्पा कालीन में सबसे ज्यादा जो मोहर मिलता है किसका जानकारी मिलता है? तो कुब्बड़ वाला बैल की जानकारी मिलती है, कुब्बड़ वाला बैल की जानकारी मिलती है। सबसे पवित्र भी पूजनीय भी बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु कौन? तो कुब्बड़ वाले बैल को बोला गया है। उसमें दे देगा गाय, तो गाय नहीं मरना है, गाय की चर्चा नहीं मिला है। चलिए बात करके, हड़प्पा सिंधु सभ्यता में किस पशु का चित्र नहीं मिलता? तो गाय का चित्र नहीं मिलता है। गाय का मूर्ति का चित्र आपको मोहरों पर पर्याप्त नहीं किया गया है। न बाघ मिला है, न बैल मिला है, ध्यान रखेंगे। न बैल तो मिला हुआ है, न बाघ मिला है। बाघ मिला है, बाघ तो मिला है जी। शेर नहीं मिला हुआ, शेर नहीं मिला है। न गाय नहीं मिला है, न शेर मिला है। ये दोनों चीज की जानकारी नहीं मिला है। न लोहा से परिचित है, लोहा की जानकारी नहीं था। आगे बताइएगा, वृषभ की मूर्ति के प्रमाण कहाँ से मिलता था? मोहनजोदड़ो के। बैल, कुब्बड़ वाले बैल की जानकारी कहा था? तो आपको मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन नगरों में सबसे अधिक किसकी मृत मूर्तियां मिली है, मतलब कि चित्र मिली हुई है? तो पशुओं के मिला हुआ सबसे ज्यादा। हड़प्पा कालीन जो जगहों में सबसे ज्यादा मूर्तियां किससे मिली है? तो पशुओं का चित्र मिला, वो पशुओं का चित्र मिला है। लाल और गुलाबी रंग का मृत भांड किस सभ्यता के विशिष्टता बताते हैं? मृत भांड है तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता में लाल और गुलाबी रंग का जो है रंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को मृत भांड बोला जाता है। तो कहाँ से मिलता है?
लाल और गुलाबी रंग का, तो लाल और गुलाबी रंग का आपको हड़प्पा जगह से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त सर्वाधिक मोहर किससे निर्मित हुआ करता था? सेलखड़ी से, है ना, सेलखड़ी से प्रयोग किया जाता था, सेलखड़ी के मोहर बनाया जाता था। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से बताएंगे किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। कहने का मतलब समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे हड़प्पा कालीन के जो मोहर तो सेलखड़ी के बने हुए थे, लेकिन वो जो है उसकी आकृति कैसी थी? आकृति कैसी थी? तो वर्गाकार आकृति थी, वर्गाकार आकृति की हुआ करता था, मोहरे सेलखड़ी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वहां के निवासी कैसे थे उसको जानने का, जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जान कैसे कर सकते हैं? तो मोहर और उत्खनन से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, उसके मोहर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल की मोहर पर नाव का चित्र मिलता है, जानिए इसे। तो क्वेश्चन पूछेगा नाव का चित्र कहाँ की मोहर से मिलती है? मतलब कि मोहर वाला जो है, नाव जो है, नाव वाला चित्र कहाँ से? तो मोहर पर जो है, मोहर पर नाव का चित्र बना हुआ था, है ना। मोहनजोदड़ो और लोथल से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ऑप्शन बनेगा हड़प्पा, तो हड़प्पा नहीं मरना है, ध्यान रखिएगा। नाव के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो आपको, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें जानकारी नाव का चित्र मिलती है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार वहां से काली चूड़िया का निर्माण, मतलब कि काला रंग का चूड़ी था, केंद्र था, इसलिए इस जगह पर कालीबंगा नाम रखा गया। बेंगल्स मैंने चूड़ी होता है, तो इसलिए कालीबंगा जो है यहाँ पर काले रंग की चूड़िया निर्मित किया जाता था। चूड़ी का साक्ष्य मिलती है, चूड़ी निर्माण का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से। गुजरात के नागेश्वर राव नामक हड़प्पा स्थल से शंख शिल्प उद्योग का उद्योग मिलता है, कि शंख का शिल्पकारी उद्योग, शंख का जो है ना उद्योग कहाँ से मिलती है? तो गुजरात के नागेश्वर राव नामक हड़प्पा स्थल जो है यह कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। यहाँ से कौन सा व्यापार किया जाता था, उद्योग कम क्या था? तो शंख बनाया जाता था, शंख का यहाँ पर डिजाइनदार किया जाता था, उद्योग था। ठीक है। हड़प्पा कालीन जो है, हड़प्पा कालीन जो लिपि की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिलता है? तो 1853 में हड़प्पा लिपि का साक्ष्य कब? 1853 में मिलता है, और 1923 में तब संपूर्ण लिपि प्रकाशन में आ गई थी, किंतु यह अभी तक ले पढ़ा नहीं गया, अपठित है, पढ़ा नहीं गया है। तो देख रहे हैं ना, हड़प्पा लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य कब? 1853 में मिलता है, 1853 में मिलते हैं। और यह पूरी लिपि प्रकाशित कब में आ गया? 1923 में आ गया, लेकिन इस लिपि को अभी तक ले नहीं पढ़ा गया है ना। हड़प्पा लिपि की अंग्रेजी के यू आकार की आकृति क्या बताता है? मछली का चित्र बताता है। यू आकार की आकृति, यू आकार की आकृति क्या बताता है? मछली बताता है, मछली बताता है ना, मछली बताता है। ठीक है, मछली के चित्र बताता है। तो यू आकार की आकृति क्या था? तो मछली की आकृति। चलिएगा, हड़प्पा लिपि का सबसे लंबा अभिलेख 26 चित्रों वाला है। हड़प्पा जो है स्थल का सबसे बड़ा अभिलेख जो है, कितना चित्र वाला मिलेगा? कितना चित्र वाला मिलेगा? तो 26 चित्र वाला मिलेगा। हड़प्पा लिपि के सबसे अधिक अभिलेख जो है कितना चित्र वाला? तो 26 चित्र वाला, 26 चिन्हों वाला मिलेगा। सर्वप्रथम लेखन प्रणाली का विकास कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोग के द्वारा। सुमेरियन नाम क्यों पड़ा है? सुंदर लिखने के चलते, लिखन के चलते, लेखन कला के चलते इस सभ्यता का नाम सुमेरियन, सुमेरियन बोल दिया गया यहाँ के लोगों को। तो लिखने के, सर्वप्रथम लिखने का विकास कहाँ हुआ था, किस काल में? तब मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोगों के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए देखिएगा, मिट्टी के वस्तु और उसके प्राप्त स्थल का, मिट्टी के देखेंगे। सॉरी, हाँ, मिट्टी के मिट्टी के वस्तु और उसके साथ कहाँ से मिलती है? तो
मिट्टी के नाव का खिलौना के रूप में तो लोथल। मिट्टी के नाव कहाँ से? तो लोथल से। मिट्टी के नाव कहाँ से? तो लोथल का। मिट्टी का हल पूछेगा तो बनवाली। मिट्टी का हल पूछेगा तो बनवाली। और नाव पूछेगा तो लोथल। और मिट्टी का बैलगाड़ी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो मोहनजोदड़ो। बैलगाड़ी मोहनजोदड़ो। और मिट्टी के दो नारी मूर्ति कहाँ से मिलते हैं? बनवाली से, है ना? बनवाली से मिलती है। तो देखो मिट्टी से कैसे उससे मिले? मिट्टी का नाव तो लोथल बता देंगे। मिट्टी का हल पूछेगा तो बनवाली बता देंगे। मिट्टी का बैलगाड़ी मोहनजोदड़ो बता देंगे। मिट्टी के दो नारी का चित्र तब बनवाली से मिलती है। मछली और कछुआ और घड़ियाल की जो चित्र कहाँ से? तो हड़प्पा से। मछली, कछुआ और घड़ियाल का चित्र कहाँ मिलती है? तो यह मछली, कछुआ और घड़ियाल का चित्र कहाँ से? तो हड़प्पा से मिलती है। घोड़ा का मृत भांड कहाँ से मिलती है? तो लोथल और मोहनजोदड़ो से मिलती है। घोड़ा की जानकारी कहाँ से? तो लोथल और मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी का घोड़ा कहाँ से मिलती है चित्र इसका? तो लोथल और मोहनजोदड़ो से मिलती है। आक्रमण मन की आक्रमणकारी वृषभ की आकृति मन की खूंखार बैल की चित्र कहाँ से मिलती है? तो लोथल से मिलती है। खूंखार बैल की चित्र कहाँ से मिलती है? तो लोथल नहीं, कालीबंगा से। कालीबंगा से मिलती है। आक्रमणकारी वृषभ की आकृति कहाँ से मिलती है? तो कालीबंगा से मिलती है। वृषभ की आकृति, वृषभ की मृत भांड कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। देखो आक्रमणकारी पूछेगा ना, आक्रमणकारी वृषभ कालीबंगा से। और वृषभ की मूर्ति पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से। समझ लिए ना? एक बार और समझिएगा। मिट्टी का नाव पूछेगा, मिट्टी का नाव तो लोथल से। मिट्टी का हल बनवाली से। मिट्टी का बैल मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के दो नारी बनवाली से। मछली, कछुआ, घड़ियाल हड़प्पा से। घोड़ा का चित्र मिलता है तो लोथल और मोहनजोदड़ो से। ठीक है। आक्रमणकारी बैल की चित्र आपको कालीबंगा से। वृषभ के चित्र मिलता है तो मोहनजोदड़ो से। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सबसे ज्यादा अंकन चित्र किसका मिलता है? अंकन किसका मिला गया? तो पीपल वृक्ष के चित्र मिला हुआ है। पीपल वृक्ष का चित्र मिलता है सबसे ज्यादा, इसी का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में नाप तौल की इकाई क्या था सर? 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में था। आगे देखेंगे। आभूषणों का ढेर की प्राप्ति कहाँ से मिलती है? आभूषणों के ढेर की प्राप्ति कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। आभूषणों के ढेर कहाँ से मिलती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आभूषणों का ढेर मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। हड़प्पा लिपि का साक्ष्य सबसे अधिक किस वस्तु पर लिखे गए थे? तो मोहरों पर मिलते मोहरों पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि के साक्ष्य सबसे अधिक किस वस्तु पर लिखे मिलते हैं? तो मोहरों पर मिलते हैं। मोहर पर मिलता है। मोहर पर मिलता है। आगे देखेंगे। हड़प्पा लिपि में कितने अक्षर पाए गए हैं? तो 400 अक्षर पाए गए। और सुमेरियन में 900। सुमेरियन में कितना अक्षर? तो 900। सुमेरियन में कितना? तो 900 मिला गया। और हड़प्पा में कितना? तो आपको 400। हड़प्पा में कितना? तो 400 अक्षर। हड़प्पा लिपि किस तरह लिखी है? तो आपको दाहिने से, जैसे हम लिखते हैं दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस प्रकार के लिपि के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो चित्रात्मक, इसी को भाव चित्रात्मक बोला गया, क्योंकि इस लिपि को चित्र के माध्यम से ही समझा गया है। अच्छा ये मछली है, अच्छा अच्छा सिंधु घाटी के लोग मछली खाते होंगे, या मछली उनके प्रिय होगा। अच्छा बैल, कुबड़ वाला बैल का ज्यादातर प्रयोग है। अच्छा यहाँ पर इसका महत्व ज्यादा होगा। अच्छा पीपल का चित्र का प्रयोग किया गया है, ओहो पीपल के लिए इसका ज्यादातर लोग महत्व होगा, इसलिए तो है ना, ये बात है। लेकिन इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। चलिए, आप देखिएगा। कुछ विद्वान का मत है इसके पतन के, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसे पतन हो गया भाई, ये जानकारी कुछ विद्वानों का मत है। तो एम आर सहनी और एम आर सहनी, ठीक है, एम आर सहनी और मधो स्वरूपवास और एस टी लैम्बिक और उसके बाद जी एफ देसल, इन लोगों का क्या मानना था? इन लोगों का मानना था कि जल उत्प्लावन और नदी के मार्ग बदलने के चलते इस सभ्यता का नाश हो गया। तो जल प्लावन का समझते हैं? तो जल प्लावन का मतलब हो गया कि बाढ़ के चलते, भारी बाढ़ और नदी के मार्ग परिवर्तन के चलते इस सभ्यता का नाश हो गया। ये सभी लोग का मानना था, इतना सभी लोग का था। आगे देखिएगा।
KUR कैंडी, KUR कैंडी के द्वारा क्या मतलब कैंडी महोदय का क्या मानना था? तो कैंडी महोदय ने ये कहा था मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों से परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष होता है कि इस सभ्यता के लोग मलेरिया और महामारी के चलते प्राकृतिक आपदाओं के चलते ये मर गए हैं। तो कैंडी के द्वारा क्या बोला था? मलेरिया और महामारी के चलते ये हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया है। तो किसके द्वारा मलेरिया और महामारी की बात बोल रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता नाश हो गया है इसी के चलते? तो कैंडी महोदय के द्वारा। कैंडी महोदय बता देंगे ये बात? फेयर सर्विस पूछेगा तो क्या बताएंगे फेयर सर्विस में? तो परिस्थिति की असंतुलन के चलते, परिस्थिति के असंतुलन के चलते फेयर सर्विस के द्वारा। तो पूछेगा परिस्थिति की असंतुलन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया है, यह किस विद्वान का मत है? तो फेयर सर्विस बता दीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा। उसके बाद बीबी लाल के बारे में देखिएगा। बीबी लाल ने भी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, वातावरण और व्यापार में भारी गिरावट के चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। तो जलवायु परिवर्तन के चलते हड़प्पा सभ्यता नाश हो गया और प्रदूषण का वातावरण बढ़ गया और व्यापार में भारी गिरावट आ गया, जिसके चलते इस सभ्यता का नाश हो गया। तो ये किसका स्टेटमेंट था? बीबी लाल का था, बीबी लाल का। चलिए एक बार और। तो सोहनी जी हो गया, मधुस्वरूप वास्य के द्वारा, लैम्बिक के द्वारा और देसल के द्वारा क्या बोला गया? भारी उत्प्लावन मतलब कि भारी बाढ़ के चलते और नदी के मार्ग बदलने के चलते इस सभ्यता का नाश हो गया। और कैंडी महोदय के क्या बोले हुए थे? कैंडी महोदय ने बोले हुए थे मलेरिया और महामारी के चलते, ये आपदाओं के चलते इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया। आगे फेयर सर्विस के द्वारा परिस्थिति की असंतुलन के चलते आपको यह सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। बीबी लाल जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के चलते और भारी व्यापारी में गिरावट हो गया, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता नाश हो गया। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। लाइक करना है, लाइक करें, ठीक है ना? शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को याद करना है, इसको याद कर लेना, सुनना है, समझना है। आप वीडियो देखें या ना देखें, अपने ईयरफोन में लगा लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा और इसको सुनना है। देखने से ज़्यादातर आपको सुनिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला क्लास आप क्या देखना चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, वो अपने कमेंट करके बता देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बने रहें इस चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।